हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक एंड इफ़ेक्टिव रिवीजन। हमें पता ही है कि जब एग्ज़ाम्स बहुत करीब होते हैं तो हमारे पास काफ़ी कम समय रहता है, तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम कैसे मेमोराइज़ कर सकते हैं, कैसे पढ़ी हुई चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास हमेशा शॉर्ट नोट्स जो है वो हमारे हमेशा प्रिपेयर्ड रहने ही चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स से जितनी इफ़ेक्टिव रिवीजन होती है वो आप बार बार जो कॉम्प्रिहेंसिव आपके 100 पेजेस 200 पेजेस के जो नोट्स है वो आप बार बार नहीं पढ़ सकते। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि शॉर्ट नोट्स कब बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए। और मुझे अभी 10-15 दिन में बहुत लोगों के मैसेज आए कि शॉर्ट नोट्स सर हमारे परफेक्ट शॉर्ट नोट्स नहीं है, ऐसे कुछ कमी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कंटेंट ज़्यादा नहीं है शॉर्ट नोट्स में, इसलिए इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो ये वीडियो में हम पूरा थरो डिस्कशन करेंगे कि कैसे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आइडियली। ठीक है, तो अभी तक आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे और भी ज़्यादा हेल्पफुल जो कि टॉपिक्स है जो आपके प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। तो ये टॉपिक के रिगार्डिंग हमेशा ये चैनल पे कंटेंट अभी तक आ ही रहा है, इसके बाद भी कंटेंट आता रहेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी वीडियो को चालू कर देते हैं। पहला है कि हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ कंप्लीट द कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देखिए, आप जब भी शॉर्ट नोट्स बनाने बैठेंगे, ऐसा नहीं कि आपके पास 100 पेजेस की कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की कॉपी है और आप उसी में से एक पेज का आप मतलब हाफ पेज में या 1/4 पेज में उसी का आप समराइज़ करके लिख रहे हैं। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। पहले तो आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसको आपको कॉम्प्रिहेंसिवली तसल्ली से पूरा पढ़ना है, उसके कंसेप्ट को पहली बार समझना है, क्योंकि टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि पहले सब्जेक्ट ले लिया और 5 दिन में उसके शॉर्ट नोट्स बना दिए, ऐसा नहीं होगा। तो पहले आपको उसके सभी कंसेप्ट अच्छे से, मतलब ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट शुड बी, मतलब उसको प्रॉपरली आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 1, कंप्लीट द कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सेकंड स्टेप, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे ही आपने आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स को एक बार पढ़ लिया, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। मुझे पता है उस टॉपिक के रिगार्डिंग PYQs आपको 100% नहीं आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, 40% आएंगे, 50% आएंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस नए होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है कि मार्क न्यू क्वेश्चंस और न्यू कॉन्सेप्ट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जो आपके शॉर्ट नोट्स में नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ मैंने फेस की है मेरे प्रिपरेशन में, कि हमारी जो पढ़ाई है या फिर हम जिस लेवल का पढ़ते हैं, मैक्सिमम तो सभी, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स या तो AE एग्ज़ाम की जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने मैक्सिमम तो गेट के क्लासेस जो है वो गेट के क्लासेस किए होते हैं। बट हमारा जो AE लेवल का सिलेबस है उसमें बहुत सारे चेंजेस है, उसमें थियरी थोड़ा सा, मतलब घुमा फिरा के थोड़े थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो गेट के नोट्स में तो आपके नहीं होंगे। ये जो चीज़ें हैं ये एडिशनल है, जो कि आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड हो जाएंगी आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो उसके बाद मार्क न्यू क्वेश्चंस और न्यू कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स। जब आप पूरा एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे, उसके बाद जो भी नए क्वेश्चंस है उसको मार्क कर लेंगे, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो उसके बाद यू शुड स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स, और उसमें भी ओनली राइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ऐसे नहीं है कि पूरा आपका जो 100 पेजेस का जो कॉपी था उसी को आपने स्मॉल मतलब हैंड राइटिंग में आपने पूरा का पूरा वही कॉपी छाप दिया। वो शॉर्ट नोट्स का आपको कभी भी यूज़ नहीं होगा, मतलब मैं कहता हूँ कि वो हाई यील्डिंग मटेरियल नहीं होगा। और दूसरी चीज़, समरी। जितने भी समराइज़ किया होगा, अगर मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि लॉस ऑफ एक्साइटेशन का मान लीजिए कॉन्सेप्ट है पावर सिस्टम में, तो उसका जितना भी 3-4 पॉइंट्स का उसका समरी है, उसी को आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दिया, ऐसे नहीं, मतलब काफ़ी कम से कम वर्ड्स में, कम से कम सेंटेंस में। और देखिए, शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं है कि आपके बहुत फैंसी होने चाहिए सभी लोगों को, उसकी कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है। आपके जो शॉर्ट नोट्स है वो आप खुद को समझने आने चाहिए, बस इतना ही उसके पीछे का मोटिव है। ठीक है,
उसके बाद लीव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस आफ्टर ईच सब टॉपिक। अब ये चीज़ जो है ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एकदम छोटा छोटा करके शॉर्ट नोट्स बना देते हैं और फिर बाद में जब उसमें पॉइंट्स ऐड करने की बारी आती है तो वहाँ पे तो स्पेस बचा नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं फिर से वापस से उसके पीछे 4-5 पेज ऐड कर देते हैं, वहाँ पे वो जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे लिखते हैं। बट दैट इज़ नॉट द राइट वे टू मेक शॉर्ट नोट्स इन द फर्स्ट प्लेस। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्पेस नहीं बचती है, तभी तो आपको बनाना ही पड़ेगा, मतलब वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। बट मैं हमेशा बताता हूँ कि एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस आप छोड़िए, ईच सब टॉपिक जैसे जैसे आप कवर करेंगे, मतलब मान लीजिए आप अगर इंसुलेटर्स पढ़ रहे हैं तो इंसुलेटर्स में जितने भी टाइप के इंसुलेटर्स हैं, मान लीजिए पिन इंसुलेटर है, उसके बाद में सस्पेंशन इंसुलेटर है, उसके बाद में जितने भी टाइप्स के इंसुलेटर्स है, अगर मान लीजिए आपने पिन इंसुलेटर के शॉर्ट नोट्स बना दिए, उसके बाद मान लीजिए इतने में आपके शॉर्ट नोट्स बन गए उसके रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स थे, मैं बोलता हूँ कि इतनी जो स्पेस है ये आप छोड़ दीजिए फ्यूचर के लिए, जिससे बाद में जब भी आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लगाएंगे या फिर वाईसीटी के क्वेश्चन लगाएंगे उसमें जो भी एडिशनल डेटा आएगा, मतलब मान लीजिए कि वो स्टैटिक डेटा होगा या फिर कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी पिन इंसुलेटर के बारे में कि जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट ट्राई टू राइट इन वेरी स्मॉल फॉन्ट। देखिए शॉर्ट नोट्स का मीनिंग ठीक है, मैं मानता हूँ कि कम से कम पेजेस में आपको पूरा करना है, बट ऐसे भी नहीं कि एकदम से ऐसे छोटा छोटा फॉन्ट करके लिख दिया। वो देखने में तो अच्छा लगता है, बट जब आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे ना तो आपके शॉर्ट नोट्स आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। जैसे कि पर्टिकुलर कंसेप्ट है, जब भी आप पेपर में बैठेंगे तो आपको वो याद होना चाहिए कि मैंने ये पेज पे यहाँ पे इसको लिखा था, इसको मैंने हाईलाइट किया था, तो जो पिक्टोरियल मेमोरी है वो आपकी बिल्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल फॉन्ट में आपने पूरा 4-5 पेजेस में उसको समराइज़ कर दिया और शॉर्ट नोट्स हो गए। ठीक है, मैं अभी आगे वीडियो में मैंने जो खुद शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसके कुछ सैम्पल्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये मेरा एक सैम्पल है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के, ये मेरे नोट्स है। तो इसमें भी देखिए पहले मैंने एक एसएलडी बनाया था कि जिसमें अब देखिए यही एक डायग्राम है और ये डायग्राम में कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो रही है आप ही खुद देखिए। यहाँ पे देखिए मैंने वोल्टेज लेवल्स कवर किए हैं, उसके बाद मैंने ये जो है ट्रांसफार्मर का कॉन्फ़िगरेशन, जो पहला है वो मतलब जनरेटिंग साइड का जो होता है वो आपका डेल्टा स्टार में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन साइड का जो है वो भी डेल्टा स्टार में होता है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है आप ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम फिगर्स या फिर मैक्सिमम मतलब पिक्चर्स के यूज से आपको जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देर तक रिटेन हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो जितने भी अपने जनरेटिंग वोल्टेज है, ट्रांसमिशन वोल्टेज है, तो ये पूरा मैंने समराइज़ किया है। तो बेसिकली ये मेरा फर्स्ट पेज था जब मैंने नोट्स बनाए थे उस टाइम का। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे जो है ये वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब आपको पता है कि 2-3 अलग अलग टाइप से हम कैटेगराइज करते हैं, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज। तो ये पूरा मैंने पहले समराइज़ किया था। अब जबकि वोल्टेज की बात आ ही रहे हैं तो मैंने यहाँ पे देखिए केबल्स का भी क्लासिफिकेशन बना दिया था, LT केबल, HT केबल, ST, EHT, EST और एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन केबल्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर एक अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेंगी। मैंने जो प्रिपेयर किया था, मैं जो स्टैंडर्ड बुक रेफ़र किया था उसमें जो है वो ये डेटा था। आप एक बार कंफर्म कर लीजिए अपने जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए मेरे पास जो था वो बेल्टेड केबल के लिए 11 kV था, बट मैं टेक्स्ट बुक पे या कहीं पे मैंने एक समरी में पढ़ा था कि 22 kV इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस भी यूज़ होता है। तो ये पॉइंट मैंने यहीं पे ऐड कर दिया ताकि जब भी मैं ये शॉर्ट नोट्स वापस से रिवाइज़ करूँ तो मेरे को ये पॉइंट यहीं पर मिल जाएगा, ना कि शॉर्ट नोट्स के पीछे या कहीं और जगह पर समरी मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद वही है, ये फीडर का वगैरह जितना भी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये मैंने लिखे हैं। यहाँ पे जो नीचे है ये क्लास ऑफ इंसुलेशन है, क्लास ऑफ इंसुलेशन। तो वही है, मतलब जितने भी आपके कंटेंट्स रहेंगे उसके हिसाब से आपको अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, और जब तक आप खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं होगी। तो थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टेंस के फॉर्मूला है। तो ये काफ़ी बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली फार्मूला पूछ लिया जाता है हमारे एग्ज़ाम में। तो ये रहा इंटरनल इंडक्टेंस का फार्मूला, ये एक्सटर्नल इंडक्टेंस का फार्मूला।
मतलब मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे होने चाहिए। उसके बाद इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर लाइन, और यहाँ पे भी आप नोटिस कीजिए मैंने एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस छोड़ा है आफ्टर ईच सब टॉपिक। ये सिंगल कंडक्टर का है, ये लूप का है, फिर उसके बाद जीएमडी क्या होता है, जीएमआर क्या होता है, तो इससे रिगार्डिंग भी मैंने यहाँ पे कवर किया था। हाँ, तो ये रहा ये। और हाँ देखिए, दो क्वेश्चंस है जो मैं इनकाउंटर किया था, मतलब जब भी मैंने टेक्स्ट बुक के कुछ मॉक टेस्ट दिए थे या फिर वाईसीटी को सॉल्व किया था, कि ऐसा 4 कंडक्टर का अगर कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो उसका जीएमआर डायरेक्टली 1.723 आर। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी ही पड़ती है जब भी आप AEJ एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करेंगे। उस टाइम पेपर में आप ऐसा तो नहीं सोच सकते। अगर मान लीजिए डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ गया, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप डिराइव नहीं कर पाएंगे इसका, मतलब कम से कम टाइम में। वहाँ पे आपको कैल्सी अलाउड नहीं होगा, आप उसका स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, 4th रूट नहीं ले सकते। तो ये जो चीज़ है ये आपको पता होनी चाहिए। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जब आप AE या फिर JEE लेवल की एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करते हैं उस टाइम। तो वैसे ही सिमिलर जैसे मैंने इंडक्टेंस का फॉर्मूला दिया था, वैसे ही इस स्लाइड में कैपेसिटेंस के जितने भी फॉर्मूला है, तो ये कैपेसिटेंस के फॉर्मूला, इससे भी डायरेक्टली फार्मूला आपको पूछ लिया जाता है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे बहुत बार पूछते हैं ये फार्मूला, और ये चीज़ें जो है वो अक्सर रिपीट होती है। उसके बाद जो है वो चार्जिंग करंट, तो चार्जिंग करंट जो है वो पर फेज पे कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए VPH। तो आप देख सकते हैं मेरे नोट्स में कितनी क्लैरिटी थी। मैं काफ़ी लोगों को मतलब मैं देखता हूँ उनके नोट्स में चार्जिंग करंट का फॉर्मूला रहेगा IC = V/XC। अरे ठीक है, बट तुमने जो V लिया, ये V फेज़ वैल्यू है, लाइन वैल्यू है, क्या है ये आपको मतलब, और यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, यही चीज़ें हैं जो लास्ट में पेपर में आप जाते हैं ना, तो यही चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। और उसमें जो ऑप्शन रहता है ना, उसमें अगर मान लीजिए 10 आपका आंसर आता होगा तो उसमें 10√3 भी ऑप्शन होगा, तो उस टाइम पे आपका कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए जब भी पहली बार पढ़ते हैं ना, तो तसल्ली से थोड़ा मतलब डिटेल में आप चीज़ों को पढ़िए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन कैपेसिटेंस, तो इसके 2 केसेस है, ये मैंने लिखा था। ये जो है कंसिडरिंग अर्थ का जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे, मतलब देखिए कि इतने कम से कम मतलब स्पेस में मैंने कितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट को कवर किया। और मैं बता रहा हूँ ना कि इसकी एक लाइन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट अवे वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अब देखिए बंडल्ड कंडक्टर्स, तो यहाँ से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे है कि ये पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो इंक्रीजेस सेल्फ GMD, उसके बाद इसके जो एडवांटेजेस है, 9 एडवांटेजेस है। यहाँ पे भी जो मैंने पहली बार जब मैंने नोट्स बनाए थे तो उसमें से 4-5 ही मेरे पास पॉइंट थे। तो उसके बाद में जितने भी पॉइंट है ये मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन को इनकाउंटर किया, उसके बाद ये पॉइंट्स को मैं ऐड करता गया हूँ ये नोट्स में, ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने टेबल बनाया था कि एक शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, उसका लेंथ, उसका वोल्टेज। तो यहाँ से तो देखो लेंथ से तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। इस बार के महाट्रांसको के पेपर में भी क्वेश्चन आया था जिसमें वोल्टेज रेंज उन्होंने पूछा था। तो उसके बाद कौन सी लिमिट से वो मतलब विच लिमिट is bounded for that particular transmission line। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज गवर्न बाय थर्मल लिमिट, मीडियम का वोल्टेज रेगुलेशन और लॉन्ग का स्टेबिलिटी लिमिट। तो ये चीज़ें हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने पावर सिस्टम मतलब पहली बार पढ़ा होगा या फिर मतलब पहले से पढ़ा होगा, तो उनको ये चीज़ें पता होंगी। उसके बाद जो ABCD पैरामीटर्स है, नॉमिनल T, नॉमिनल पाई, इसमें से तो हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी मैंने एक चार्ट बनाया था। हाँ, और ये जो टेबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ इसमें से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपको फ्रेम हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे डेटा है कि जो आपको याद रखने ही पड़ते हैं। तो मैंने इसके लिए क्या किया था, ये P/V²R, ये तो आपका मतलब ये तो सेम ही रहता है हर एक्सप्रेशन में, एटलीस्ट DC के लिए। तो उसके बाद मैंने सिर्फ इतनी चीज़ें मेमोराइज की थी, 2, 1/2, 1/2, 4, 1 और 2/3। और जब भी मैं जो चीज़ें है देखिए, जो टेबल वगैरह है ये मैं 1-2 बार लिख देता था। जब भी मैं रिवाइज़ करता था मैं रफ में लिख के वो चीज़ों को मेमोराइज़ करने की कोशिश करता था। देखो इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है कि मेमोराइज़ किया क्या किया। आपको फाइनली इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए फाइनल एग्जाम में, और वो आपका करेक्ट आना चाहिए। उसके बाद ये देखिए कि अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, लार्ज, मेजर, स्मॉल, और अर्थ कंटिन्यूटी इनसाइड इंस्टॉलेशन। तो ये सभी वैल्यूज़ भी मैंने लिखे थे। तो यहाँ पे भी देखिए जितने भी टाइप्स ऑफ पोल्स है, अब देखो इधर देखिए कि वुडन पोल है। तो ये वुडन पोल के बाद मेरा इतना डेटा इसका हो गया। उसके बाद मैंने इतनी चीज़ जो है वो इतनी सी स्पेस मैंने छोड़ दी थी कि इन फ्यूचर अगर मुझे कोई पॉइंट मिलता है तो मैं यहाँ पे उसको ऐड कर सकता हूँ।
ठीक है। तो आप देखिए कितने स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैंने नोट्स बनाए थे। ऐसा मेरा कभी भी नहीं हुआ कि नोट्स में बहुत मतलब एकदम मतलब क्लमजी हो गए पूरे नोट्स, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे भी देखिए एओलिन वाइब्रेशन, गैलोपिंग, इसका पूरा मैं मतलब लिखा हूँ। अभी देखिए ये जो है ये स्पेसिंग का फॉर्मूला है, ये मैंने किसी मतलब प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में मैंने ये फॉर्मूला देखा था, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद जो है वो सैग, अब देखिए सैग वगैरह ये जो पॉइंट्स है वो ज़्यादातर नोट्स में नहीं होते, तो मैंने ये जो है सैग की जितनी भी समरी है वो मैं वीके मेहता एक बुक है, वीके मेहता बुक से मैंने लिया था ये सैग का पर्टिकुलर पार्ट। अब इसमें भी देखिए एक फर्स्ट केस है कि सपोर्ट एट इक्वल लेवल्स, इसमें तो यही एक फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। बट इसमें और भी एक केस है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सपोर्ट एट अनइक्वल लेवल्स, तो इसका भी जितना भी इंपॉर्टेंट अब देखिए ये दो ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 माइनस x1, ये भी क्वेश्चन एक किसी एसएससी या किसी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था, तो मैंने वो भी यहाँ पे ऐड किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस लोडिंग, ये सिमिलर क्वेश्चन जो है विंड एंड आइस लोडिंग का, ये इस बार के महाट्रांसको के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आया था, और ये पहले से मेरे शॉर्ट नोट्स में था, तो इसके चलते मेरे को वो क्वेश्चन मुझे मतलब अच्छे से मैं टैकल कर सका। तो देखिए यही मतलब एडवांटेजेस है आपके शॉर्ट नोट्स बनाने के। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी मैंने समराइज़ किया है, आप एक बार पॉज करके मतलब देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं PDF भी शेयर कर दूंगा ये शॉर्ट नोट्स का, ठीक है। उसके बाद देखिए HVDC ट्रांसमिशन, HVDC का भी मैंने परफेक्ट मतलब जितना भी एडवांटेजेस है HVDC ट्रांसमिशन का, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, लगभग 15-20 पॉइंट्स है, जिसमें हर एक पॉइंट से आपको मतलब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। यहाँ पे देखिए ओवरहेड लाइन के लिए मतलब ओवरहेड लाइन कहाँ तक कितने लेंथ तक प्रेफर करते हैं, सबमरीन केबल, UG केबल, तो ये मैंने पूरा क्लासिफिकेशन इसमें लिखा था। तो मैं हर बार जब भी मतलब शॉर्ट नोट्स पढ़ता था ये चीज़ें मेरे मतलब आँखों के सामने से जाती थी, तो ये चीज़ें मतलब परफेक्ट ही होती थी। एक बार मैं पढ़ लेता था तो मैं पूरा पेज मेरे दिमाग में फिट हो जाता था। यहाँ पे भी देखिए कि DC साइड पे NP और AC साइड पे NP+-1, तो मतलब मेरे जो भी दोस्त है जिन्होंने ये पहली बार पढ़ा होगा उनको पता होगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो काफ़ी लोगों के नोट्स में ये मतलब यही चीज़ है, ये सब नहीं होती, और अगर एज इट इज़ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो वो क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए कि बायपोलर लिंक का जितना भी मतलब जितने भी उससे रिगार्डिंग पॉइंट्स है उसका फिगर या फिर कैसे सर्किट डायग्राम है ये भी मैंने पूरा इंक्लूड किया था। उसके बाद वैक्यूम इंटरप्टर इज़ यूज्ड फॉर HVDC सिस्टम, ये भी एक बिट ही है, मतलब YCT का एक क्वेश्चन था, उसमें से मैंने ये ऐड किया था यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कि ये मैंने किसी रेफरेंस बुक से लिया था कि कैरेक्टरिस्टिक और उसका EHV का और HVDC का, ये दोनों का मैंने कंपैरिजन यहाँ पे लिखा था। तो देखिए कितना मतलब इसमें से भी आप देखिए कि शॉर्ट सर्किट करंट, अब आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा डायरेक्ट मतलब टेबल नहीं आएगा, आपको जो आएगा वो स्टेटमेंट बेस्ड आएगा कि शॉर्ट सर्किट करंट EHVAC सिस्टम में लार्ज होता है या स्मॉल होता है। तो यही चीज़ें हैं जो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस है। जनरली न्यूमेरिकल्स वगैरह जो पार्ट होता है वो तो सभी के करेक्ट आते ही है, बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरे जो इंडक्शन मोटर के मैंने नोट्स बनाए थे, देखिए कितने प्रॉपरली, ये मेरे एक्चुअली 2 पेजेस है, तो आप देख सकते हैं कितने प्रॉपरली मैंने बनाए थे कि मैग्नेटाइजिंग करंट पे क्या इंपैक्ट होता है, पावर फैक्टर पे क्या इंपैक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए रेडियल एयर गैप इन्फ्लुएंसेस मैग्नेटिक रिएक्टेंस टू मैक्सिमम एक्सटेंट, मतलब यही चीज़ें हैं मतलब जो जब भी हम YCT या फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें से जितना भी अपने को इम्पॉर्टेंट डेटा मिलता है वो आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पे भी देखिए कि वाई स्क्यूइंग इज़ डन, तो यहाँ पे एक ऐसा सेम एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में है, उसमें भी टू रिड्यूस नॉइज़, पैरासाइटिक टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, पुल आउट टॉर्क, मैंने यहीं पे लिख दिया मतलब इतनी सी लाइन में, और ये जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो एज इट इज़ क्वेश्चन आने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं, तो मेरे को ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए एयर गैप पावर का कॉपर लॉस और मैकेनिकल पावर का जो रिलेशन है ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे भी देखिए टॉर्क के जो फॉर्मूले है, मतलब पूरा एकदम क्रिस्प मैनर से मैंने शॉर्ट नोट, और मैं जब पहली बार मैंने कॉम्प्रिहेंसिव नोट से पढ़ा था उसी बार, उसके बाद में से जब से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैं कभी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स को हाथ ही नहीं लगाता था। जितने भी एडिशन है जो भी है, यहाँ पे भी देखिए स्टेबल ऑपरेशन, अनस्टेबल ऑपरेशन, सभी केसेस यहाँ पे मैंने समराइज करके रखे थे। तो शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो जो टाइम है वो आपका वर्थ इट होगा, क्योंकि बार बार आपको फिर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कम से कम टाइम में आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे भी मेरा इंडक्शन का सिलेबस मतलब जो पर्टिकुलर ये है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने उससे रिगार्डिंग जितने भी
जितने भी क्वेश्चंस है जो कि नए क्वेश्चंस है, तो जो नए क्वेश्चंस मेरे नोट्स में नहीं है उसको मैं क्या करता था, वो पर्टिकुलर मतलब मेरे जब शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे उसके पीछे मैं YCT से या कहीं से भी मेरे को कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसको शॉर्ट में लिख देता था। यहाँ पे देखिए शराज मोटर वर्क्स एज फ्रीक्वेंसी चेंजर, तो ये जो है ये वन लाइनर क्वेश्चन है। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, तो अगर ये नोट्स आप ये क्वेश्चन वन लाइनर जितने भी बिट्स है ये भी आपके शॉर्ट नोट्स में अगर ये इंक्लूडेड रहेंगे ना, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल मैंने ये सेम न्यूमेरिकल जो मैंने जेनको AE का जो पेपर था जो IBPS ने लिया था उसमें भी सेम न्यूमेरिकल आया था, उसके बाद RCFL में था वो सेम न्यूमेरिकल आया था, तो मैंने यहाँ पे IBPS करके लिखा था और ये न्यूमेरिकल एक बार देखा था, जिससे मैं जब भी इसको रिवाइज करूँ एक बार ये स्टेप्स जो है वो मेरी आंखों के सामने से जाए और ये मेरे को मतलब ज़्यादा देर तक मैं रिटेन कर सकूँ इसके लिए। तो यहाँ पे भी देखिए सेम जो जितने भी क्वेश्चन, अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये YCT का क्वेश्चन है कि इफ लाइन वोल्टेज ड्रॉप टू 90% देन परसेंटेज इंक्रीज इन कॉपर लॉस 23%। अब इसका प्रूफ मुझे आज तक पता नहीं है, वो पता नहीं कैसे आंसर निकाला था, क्या किया था, बट ठीक है ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आने के चांसेस रहते हैं, तो इसको मैंने ऐड कर दिया था यहीं पर शॉर्ट नोट्स में। तो आप देख लीजिए कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कैसे चीज़ों को आपको समराइज़ करना है। देखिए समराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार आप अगर काफ़ी डिफ्यूज्ड मैनर में आप पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन ही होगा, उसमें से कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अभी ये जो मेरे शॉर्ट नोट्स है इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इसकी PDF को शेयर कर देता हूँ। तो अभी भी आप में से कोई अगर लोग हैं जिनको कुछ डाउट्स है या फिर मतलब अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, कैसे पर्सनल जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंसर करने का। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड आई होप दैट ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके प्रिपरेशन में ये वीडियो की बहुत हेल्प होगी। तो यही इसके जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे सब्सक्राइबर्स का काउंट बढ़ेगा तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अच्छा काम करने के लिए और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। सो अगेन थैंक यू सो मच।